हेलो मेरी प्यारी कॉमर्स फैमिली, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म कॉमर्स वाला पर। और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच आशीष भाटिया। स्टूडेंट्स, आप सबका मैं स्वागत करता हूं फिर से हमारे सीयूईटी की स्प्रिंट कॉमर्स सीरीज में, जिसमें हम लोग आपके ड्रीम कॉलेज तक आपको पहुंचाने के लिए हर एक चैप्टर के वन शॉट लेकर आ रहे हैं, ताकि जितनी भी प्रिपरेशन अब तक आपने करी है उसमें ये रिवीजन का काम आपका इतनी हेल्प करे कि आपकी रैंक ऑटोमेटिकली बहुत आगे तक इंप्रूव हो जाए। तो बेटा, आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा, वो आपके सीयूटी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इजी चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका है, विच इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। आपने सीबीएसई में इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा है, जिसमें आपने इसको सब्जेक्टिव वे में ज्यादा पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि आपको वहां पर पूरा प्लॉटिंग द ग्राफ करना पड़ता था, इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता था। बट आपको अब ये सारा काम सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए करना है। तो इस चैप्टर से आपकी जो थ्योरी वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, क्योंकि ग्राफ हमें बनाने नहीं है, ग्राफ बना होगा तो हमारे को उसको देखकर ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो दैट मीन जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है, वो बहुत ही कम, बहुत ही ईजी होने वाला है। ठीक है, तो किस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर किस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारे की सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले चैप्टर का थोड़ा जो बेसिक है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको एक बार अच्छे से समझ के सारे कॉन्सेप्ट का घोटा लगा के फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अगर बेटा मैं टॉपिक वाइज आप सबको बताऊं, तो सबसे पहले हमारे को पढ़ना है कि भाई जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं वो होती क्या है, क्योंकि कई बार इसके डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बन जाता है ना। फिर हम लोग जहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती है हमारी, जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, फिजिबल रीजन क्या होता है, आपके पास कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, लीनियर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी बातें हम लोग करेंगे। एंड देन जो मेथड हम यूज करते हैं, जिसको हम ग्राफिकल मेथड या फिर कॉर्नर पॉइंट मेथड बोलते हैं, ठीक है, उसमें आप लोग किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। हमें पूरा तो सॉल्व नहीं करना होगा, हमें ग्राफ तो नहीं बनाना होगा, ठीक है, बट आपके पास एक बार प्रोसीजर हम लोग जरूर रिवाइज करेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन किसी भी वे में आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से दे सके। तो अगर मैं स्टार्टिंग करूं बेटा, तो हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से पहले हमारे को तीनों वर्ड का मतलब समझना है। ठीक है, लीनियर वर्ड का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो, दैट मींस जो हमारे पास डिग्री है वेरिएबल्स की, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितनी होगी यहां पर, 1। तो दैट मीन्स हमारे पास जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, हालांकि z इन्वॉल्व होता नहीं, आप सबको पता है, क्योंकि हमारे को ग्राफ प्लॉट करना होता है, तो हमारे लेवल पर सिर्फ और सिर्फ दो ही हमारे पास वेरिएबल रहते हैं। बट इन जनरल ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो हम मेथड पढ़ रहे हैं वो ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास दो ही वेरिएबल हो सकते हैं, x एंड y। और बट उन दोनों वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। तो दैट मीन्स जो हमारे पास, चाहे आप उसको बोलो इक्वेशन या इनइक्वेशन, या जो भी हमारे पास एक स्टेटमेंट बनेगी वो हमेशा लीनियर आपके पास बनेगी। ठीक है, चाहे वो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हो, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो, चाहे वो लीनियर इनइक्वेशन की फॉर्म में हो। ठीक है, तो लीनियर वर्ड का मतलब यहां पर हमारे को क्लियर हो चुका है। अब प्रोग्रामिंग का मतलब होता है हमारे पास कि आपके पास एक एल्गोरिदम है, ठीक है, एल्गोरिदम टू परफॉर्म अ टास्क। ये एक सिंपल सी बात मैं आपको बोलूं कि प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो एक एल्गोरिदम होता है, ठीक है, एल्गोरिदम मतलब क्या है, बेसिक स्टेप्स जो फॉलो करने होते हैं हमारे को एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, तो वो हमारे पास एक प्रोग्रामिंग बन जाता है। और प्रॉब्लम तो हमारे सबकी जिंदगी में है, इतनी सारी है कि इसका मतलब बहुत अच्छे से अंदर तक समझते हो आप। ठीक है, बट यहां पर हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की। ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आपके पास, ठीक है, और जो कि किस फॉर्म में हो सकती है, आपके पास वो डाइट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है ना, वो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल ही, ठीक है, बट मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको प्रॉब्लम की तरह समझना है, दिक्कत नहीं समझना है। ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम मतलब मैथमेटिकल क्वेश्चन की फॉर्म में ये हमारे पास आएगा। तो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है, चाहे वो हमारे पास प्रोडक्शन प्रॉब्लम हो, चाहे वो एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो बहुत सारे को इसमें एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो जो हमारे पास ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं,
ठीक है, जिनको हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करके कुछ एल्गोरिथम लगा के कुछ प्रोग्रामिंग करके, ठीक है, हम सिंप्लीफाई करते हैं। और इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं कि वहां पर जितनी भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स इक्वेशन बन रही है वो लीनियर है, तो उनको बोला जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। क्या बोला जाता है बेटा उनको? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। मतलब जो मॉडल होगा आपके पास पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो एक लीनियर मॉडल होगा। मतलब वेरिएबल जितने भी होंगे उसमें एक्स और वाई, जो वाई की वेरिएबल है हमारे पास, उसकी पावर कभी भी आपके पास 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकती। ये बात बस दिमाग में बिठा के रखनी है आपको, क्योंकि इसके बेस पे भी अभी आपको आगे थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा। फिर अगर बात करूं बेटा मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं, तो एक एक करके बात करते हैं बेटा। सबसे पहले आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है बेटा हमारे पास? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप क्या करते हो? ठीक है, इट इज अ लीनियर फंक्शन। सबसे पहली बात, लीनियर फंक्शन विच हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज। ये एक ऐसा हमारे पास बेटा लीनियर फंक्शन होता है जिसको आपको मैक्सिमाइज करना होता है या फिर मिनिमाइज करना होता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं हम लोग रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, जिसको हम लोग मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो जनरली जहां पे जो प्रॉब्लम्स ली जाती है बेटा, वो प्रॉब्लम्स होती है जिसमें अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप चाहोगे कि आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए, या फिर अगर आप प्रॉफिट की टर्म्स में बात करेंगे तो प्रॉफिट आपका मैक्सिमम आए। ठीक है, अगर आप कहीं पर कोई चीज सप्लाई कर रहे हो तो उसको ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट है आपकी, वो क्या हो? आपकी हमेशा मिनिमम। अगर आप डाइट प्रॉब्लम देख रहे हो कि अगर किसी खाने में कितना विटामिन होना चाहिए, कितने मिनरल होने चाहिए, कितनी कैलोरी होनी चाहिए, तो वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर होनी चाहिए, है ना? तो वो सारी बातें बेटा हमारे पास क्या होती हैं? अब वो पर्टिकुलर रेंज में होनी चाहिए, तो यानी वो या तो मिनिमाइज करी जाएंगी या तो क्या कर जाएंगी? मैक्सिमाइज करी जाएंगी। और फिर जो फाइनली जो हमारे पास जो फूड तैयार होगा, अगर आप उसको कॉस्ट की फॉर्म में देखोगे तो अगेन आपको मिनिमाइज करना होगा, प्रॉफिट के टर्म्स में देखोगे तो आपको उसको मैक्सिमाइज करना होगा। तो दैट मीन्स जिस भी फंक्शन को, ठीक है, जिस भी हमारे पास जो टारगेट है हमारा, उसको आपने करना क्या है? मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। ठीक है, और जिस चीज को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, जो आपका टारगेट है, उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कॉस्ट, ठीक है, फिर आपके पास प्रॉफिट, देन आपके पास मैं रेवेन्यू बोल सकता हूं, ठीक है, देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें बेटा हमारे पास। देन आपके पास और एक इंपॉर्टेंट चीज और यहीं पर ही, कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अब बेटा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो बाय कैपिटल जेड, और इसको एक लीनियर हमारे पास बोल सकते हो कि पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा जाता है। जनरली आपको सिर्फ ए एक्स प्लस बी वाई मिलेगा। ठीक है, बट कई जगह पर आपके पास सी भी आता है, जैसे स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स अगर आपने देखी होंगी तो उसमें सी जरूर आता था। ठीक है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना कि एक लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में चलेगा ये हमारे पास। देन बेटा जो आपके पास सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म आ सकती है वो आती है हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या आती है बेटा हमारे पास? जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आती है दैट इज कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स क्या होती है बेटा अगर मैं बात करूं, तो कंस्ट्रेंट्स आर रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि ये वो कंडीशंस है। रेस्ट्रिक्शंस बोल सकते हो या फिर आप क्या बोल सकते हो कि ये वो कंडीशंस है जिनके अंडर अंडर विच जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको आपको क्या करना होता है? या तो मैक्सिमाइज करना होता है या तो मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, अंडर विच दैट जेड इज टू बी मैक्सिमाइज। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है बेटा मैक्सिमाइज की और ये मिनिमाइज की। ठीक है, तो जिन रिस्ट्रिक्शन जिन कंडीशन के अंदर आपको किसी टारगेट फंक्शन को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। फॉर एग्जांपल बेटा जैसे कि अगर कॉस्ट की बात है कि कॉस्ट मुझे अगर मिनिमाइज करनी है, तो कॉन्स्टेंट्स कैसे आ जाएंगी कि वो जो लेबर अवेलेबल है वो जितने टाइम के लिए अवेलेबल है आप उनको मैक्सिमम उस समय तक यूज कर सको। ठीक है, देन आपके पास अगर कोई मटीरियल है तो जितना मटीरियल है उतने में ही सारी चीजें बन जाए। तो ये सब हमारे पास क्या है? कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसके अंडर आपको जेड को क्या करना होता है? ऑप्टिमाइज कराना होता है। ऑप्टिमाइज कराने का मतलब होता है, अभी हम पढ़ेंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, मैं लिख ही देता हूं। अच्छा, बट इसमें पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम लोग उस पर आते हैं। अब जो ये कॉन्स्टेंट होते हैं बेटा हमारे पास, ये आपको याद रखना है कि ये हमेशा किसकी फॉर्म में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज। और मैं प्रॉपर बोल सकता हूं कि ये इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज होते हैं।
ठीक है, हमारे पास एक किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज होते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास यहां पर एक स्पेशल कांस्टेंट होता है जो होता है कि x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको बोला जाता है बेटा नॉन नेगेटिविटी, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। अब इसका मतलब है कि यहां पर x और y जो वेरिएबल है वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। बात आती है क्यों, क्योंकि बेटा जो x और y है वो हमारे पास हमेशा क्वांटिटीज होंगी। यहां पर x और y हमेशा क्या होंगी बेटा, हमारे पास क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, जो वेरिएबल्स है वो हमेशा क्या होंगे बेटा, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटीज होंगे। और क्वांटिटी बेटा कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्वांटिटी जीरो हो सकती है बट क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए यहां बोला जाता है नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। ठीक है, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट, बेटा याद रखना इसको, इससे आपके पास क्वेश्चन बन जाते हैं थ्योरेटिकल वे में। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज, जैसे अगर हम बोले कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपने सिंपली वाइज समझना है कि आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज दोज वैल्यूज ऑफ x एंड y, those values of x and y for which जो आपके पास z है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या हो रहा है, ऑप्टिमाइज हो रहा है। ऑप्टिमाइज का मतलब कि अगर मिनिमाइज का है तो मिनिमाइज हो रहा है, मैक्सिमाइज का है तो मैक्सिमाइज हो रहा है। अगर आपको z को मिनिमाइज करना है तो उसका मतलब वो ऑप्टिमम कब होगा, जब आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको z को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, तो आपको जब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो z आपका मैक्सिमम ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अब दोज वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो मतलब कि जो आपके पास x, y की फॉर्म में आपके पास जो कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, जो आपके पास क्या कर रहा होगा कि हम पढ़ेंगे, हम ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, तो ग्राफिकल मेथड में जो हमारा आंसर होगा वो एक कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आएगा। तो वो कोऑर्डिनेट आपके पास जो आपके पास फाइनल आंसर आपको दिलाएगा जिससे मैक्सिमम हो जाए z या फिर मिनिमम हो जाए z। ठीक है, अब हो सकता है कि ये पॉइंट एक भी हो, ओनली वन भी हो सकता है, ठीक है, और टू भी हो सकते हैं, और टू और मोर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कि z की जो वैल्यू मिनिमम आ रही है हो सकता है सिर्फ एक पॉइंट पर आए, बट ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि वो एक से ज्यादा पॉइंट पर भी सेम मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो अगर ऐसा होता है, अगर ओनली वन है, तो दैट मीन्स उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। उसका क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ उसी वैल्यू के लिए ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बट अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा पॉइंट पर आपको सेम मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो बोला जाता है हमारे पास कि जो z है वो इज मैक्सिमाइज्ड or minimized at every point, at every point on the line, at every point on the line joining those points। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो पॉइंट्स हमारे को अलग अलग, जैसे दो अलग अलग पॉइंट है, वो दोनों हमारे को सेम वैल्यू दे रहे हैं, तो उन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी, उस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट होंगे उन सब पॉइंट पर z क्या होगा, हमारा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। मतलब अगर मैक्सिमाइज का है तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा और वही एक ही मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, अब एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट, तो इसका मतलब यहां से हमारे को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, तो यानी कि कभी भी अगर आपके पास जो प्रोसीजर हम पढ़ेंगे उसमें z की हमारे पास एक या एक से हमारे पास ज्यादा वैल्यू आ रही है, ठीक है, मतलब अगर दो पॉइंट्स पर हमारे को z की सेम वैल्यू मिल रही है और वही वैल्यू हमारे को क्या करनी है, मैक्सिमम करवानी है या फिर मिनिमम आ रही है हमारे पास, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे जाता है। ठीक है, देन बेटा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम लोग फिजिबल रीजन। ठीक है, फिजिबल रीजन। अब ये फिजिबल रीजन क्या होता है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये वो कॉमन रीजन होता है, ठीक है, कॉमन रीजन, कॉमन रीजन अराइजिंग, जो आ रहा हो किससे, अराइजिंग आउट ऑफ ऑल कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, मतलब जितने भी, एक कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हुआ, जितनी भी लीनियर इनइक्वालिटीज है, ठीक है, आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, उनका जब आप ग्राफिकल सॉल्यूशन करोगे, जब लीनियर इनइक्वालिटीज का हम क्या करेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे,
उन ग्राफिकल सॉल्यूशन को करने पर, उन ग्राफिकल सॉल्यूशन को करने पर, ध्यान से सुनना, जो आपके पास कॉमन रीजन, बिकॉज जो लीनियर इनइक्वालिटी होती है, याद रखना बेटा, कोई भी अगर आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी होती है वो आपके पास ऑन ग्राफ रिप्रेजेंट करवाती है एक रीजन। ऑन ग्राफ इट रिप्रेजेंट अ रीजन, वो रीजन कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो टुवर्ड्स ओरिजिन या फिर अवे फ्रॉम ओरिजिन, जिसके बारे में आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, वो आप सबको पता है, ठीक है। ये हमारे पास एक ऐसे लीनियर इनइक्वालिटी होती है कि जो एक ऐसा रीजन होता है जो उस गिवन लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने लिखा है 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है, तो इसका मतलब कि जब मैं ग्राफ के ऊपर उसको बनाऊंगा तो पहले ये जो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक लाइन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो आपको रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करती है? एक स्ट्रेट लाइन। तो वो जो स्ट्रेट लाइन है, पहले आप उसको प्लॉट करने के लिए दो पॉइंट्स ढूंढते हो, तो उसके लिए आपने हमेशा पहले x को 0 पुट करना है, तो y आ जाएगा 2, फिर एक बार y को 0 पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दोगे और ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास जो लाइन बनेगी वो लाइन होगी आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। बट हम इनइक्वालिटी की बात करें तो जो लेस देन है वो इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है, तो लेस का मतलब होता है कि आपने पहले x और y को दोनों को 0 पुट करके देखना है। अगर ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो ये हमारे पास टूवर्ड्स ओरिजिन होता है, ये सब पता है आपको अच्छे से बेटा, आप लोगों ने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा हुआ है। और अगर हमारे पास अवे हो जाता है तो ये हमारे पास, सॉरी, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ये हमारे पास अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या है अवे फ्रॉम ओरिजिन? ये एरिया है। तो जैसे ये इनइक्वालिटी है, ये लाइन है हमारे पास, तो टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब ये ओरिजिन है, इसके तरफ जितना एरिया आ रहा है, जितना रीजन आ रहा है ग्राफ के ऊपर, वो हमारे पास ये लीनियर इनइक्वालिटीज 2x प्लस 3y इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू 6 रिप्रेजेंट करती है। तो ये पूरा 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 पोर्शन रिप्रेजेंट करा है इस लीनियर इनइक्वालिटी ने, ठीक है। तो हमारे पास बेटा वो वही कह रहा है कि हमारे पास ऐसी, क्योंकि हमारे को पता है कि मिनिमम दो कंस्ट्रेंट्स तो आने ही आने हैं, तो उन दो या तीन जितने भी कंस्ट्रेंट्स आपके पास हैं, आपके पास जितने कंस्ट्रेंट्स हैं उन सबको मिला के जो फाइनल आपके पास कॉमन रीजन आएगा उसको बोला जाता है फिजिबल रीजन। और इसी फिजिबल रीजन के अंडर क्या होता है? अंडर दिस फिजिबल रीजन हमारे पास z क्या होता है? इज मैक्सिमाइज्ड, या फिर आप बोल सकते हो z इज ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास z का जो है कोई आंसर नहीं मिल रहा, मतलब ना मिनिमम वैल्यू मिल रही है ना मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे उसको क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आता है बेटा कि आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी। अब आता है आपके पास कि ये जो कॉर्नर पॉइंट मेथड है वो क्या है, ठीक है। तो इसके लिए बड़े ध्यान से समझना बेटा, सबसे पहले आपके पास एक z होगा। z क्या होगा? आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब जो टारगेट हो गए, जैसे मैंने बताया कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में डील कर रहे हो और अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप चाहोगे कि जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, तो उस समय जो z होगा वो आपके पास कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यही अगर आप कुछ चीज सेल कर रहे हो तो z हो जाएगा वो आपका प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपके पास इन दी फॉर्म ऑफ होगा ax प्लस by। इन जनरल सी नहीं होता, मोस्टली क्वेश्चन में आपको ax प्लस by मिलेगा, बट क्योंकि कुछ क्वेश्चन में सी आता है तो हम जनरल फॉर्म इस तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि वरना हो सकता है कि सी 0 हो जाए, ठीक है, ये भी चलेगा। फिर हमारे पास z होता है, z को हमारे को क्या करना होता है? ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज कराना होता है अंडर कंस्ट्रेंट्स। अब यहां पर जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? वो इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज होते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज होते हैं। और हर एक बेटा प्रॉब्लम के अंदर आपके पास एक भी हो सकता, आपके पास मिनिमम दो तो होने चाहिए, क्योंकि हम लोग दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं x और y, तो आपको याद रखना हमारे पास दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स है, क्योंकि ग्राफ के ऊपर आप z तो बना नहीं सकते, तो आपके पास टू वेरिएबल्स है x एंड y, तो इसका मतलब एटलीस्ट आपको दो कॉन्स्टेंट्स तो चाहिए बेटा इनको आपस में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसको बिल्कुल लीनियर इक्वेशन की तरह समझो,
अगर एक्स और वाई दो वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से आपके पास आंसर नहीं आएगा, उनका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए, तभी तो आपस में उनमें आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकोगे या एलिमिनेशन लगाओगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे, है ना। तो सेम वहां पे बेटा आपके पास कम से कम दो आपके पास इनइक्वालिटी होनी चाहिए, दो से ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए, पर मिनिमम दो जरूर होने चाहिए। ठीक है, और एक ये जो x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जिसको हमने बात करी, हम बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ये तो आपका हर क्वेश्चन का पार्ट है ही है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिजिबल रीजन ढूंढते हैं। फिर फिजिबल रीजन जो आता है वो बाउंड होता है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट से। तो फिजिबल रीजन की जो बाउंड्री होती है, ठीक है, वर्टेक्स ऑफ, आप ऐसे बोल सकते हो, वर्टेक्स ऑफ बाउंड्री ऑफ फिजिबल रीजन, उसको बोला जाता है बेटा हमारे पास, उन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, अब जो ये फिजिबल रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये, फिर ये हमारे पास सपोज करो एक लाइन और ले लेते हैं, इन तीनों को मिला के हमारे पास ये वाला पोर्शन तीनों में कॉमन आया। ठीक है, तो हमारे पास, क्योंकि आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी इसको, तो मैं इसलिए एग्जांपल लेके नहीं समझा रहा, वरना बहुत लंबा चला जाएगा वो। तो ये ए बी सी और डी, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, हमारे कॉर्नर पॉइंट्स। ये क्या आ गया हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये ए बी सी डी क्या है सारे हमारे पास, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। ठीक है, और क्योंकि इस बार जो हमारा फिजिबल रीजन आया है, जो फाइनल रीजन आया है वो हमारा क्लोज्ड है, तो अगर हमारे पास, ध्यान रखना बेटा कि जो हमारे पास वर्टेक्स होता है बाउंड्री ऑफ फिजिबल रीजन। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप और समझ लो बेटा कि अगर आपके पास जो फिजिबल रीजन है वो अगर एनक्लोज्ड है, ठीक है, एनक्लोज्ड बाय, आप बोल सकते हो कि लाइंस है, क्लोज्ड है वो, तो उसको बोलते हैं कि आपका फिजिबल रीजन क्या है, बाउंडेड है। फिजिबल रीजन क्या है, बाउंडेड है। अगर बेटा फिजिबल रीजन एनक्लोज्ड है, क्लोज्ड है, ठीक है, बाउंडेड है, तो उसका मतलब वहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिल सकती है और मिनिमम वैल्यू भी मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है। बट अगर आपके पास, हमारे पास फिजिबल रीजन क्या है, अनबाउंडेड है। ठीक है, हमारे पास फिजिबल रीजन क्या है, अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड में बेटा हमारे पास दो केस हो सकते हैं, कि या तो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी, या तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी, दोनों नहीं, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, या तो उसमें आपके पास नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी, ना ही कोई मैक्सिमम होगी ना ही कोई मिनिमम वैल्यू होगी। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि अगर आपका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, ठीक है, मैं सब रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि डिटेल आपने ऑलरेडी सीबीएसई में पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ग्राफ का क्वेश्चन लेके चलेंगे, क्योंकि वो आना नहीं है उस तरह से, तो वहां पर हम लोग इतना टाइम उस पर स्पेंड करें, इससे बेटर है हम लोग क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कर लें। पर फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जैसे जब आपके पास फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आता था, तो हम लोग क्या करते थे, लास्ट में एक नई इनइक्वालिटी क्रिएट करते थे, जो कि z से बनती थी। किससे बनती थी, z। अगर मिनिमाइज का क्वेश्चन है तो आप z लेस देन मिनिमम वैल्यू लेते थे, और अगर मैक्सिमाइज का क्वेश्चन होता तो आप z ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू लेते थे। ठीक है, अगर आपको याद हो, इस वाले केस के लिए आप एक नई लीनियर इनइक्वालिटी बनाते थे और फिर उसको प्लॉट करते थे, तो जो आपका फाइनल आपका फिजिबल रीजन आ रहा था जो कि अनबाउंडेड था, अगर उस अनबाउंडेड रीजन से वो वाली डॉटेड लाइन पास करती थी, तो हम बोलते थे कि इस क्वेश्चन में कोई भी मिनिमम और कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। बट अगर वो उससे पास नहीं करती थी, तो हम बोलते थे कि जो आंसर आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, और अगर क्वेश्चन मिनिमाइज का तो सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास मिनिमम हो जाएगी। बट कोई एक होगी अनबाउंडेड में। ठीक है, याद रखना, बाउंडेड में दोनों होती है, मैक्सिमम और मिनिमम मिल सकती है, अनबाउंडेड में या तो मैक्सिमम मिलेगी या तो हमारे पास मिनिमम मिलेगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट मेथड होता था, जिसके अंदर क्या करते थे, हम बात करते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड की। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हमारे पास, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। फिर हम एक टेबल बनाते थे, है ना। तो टेबल होता था पहला कॉर्नर पॉइंट्स का, जिसमें हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आएंगे, ए उनके कोऑर्डिनेट्स के साथ, बी सी डी, और फिर हम यहाँ पर जो z है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, आप ये वैल्यूज एक एक करके पुट करते थे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हमारे पास मैक्सिमाइज का है तो जो सबसे बड़ी वैल्यूज होगी वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, मिनिमाइज का होगा तो जो सबसे बड़ी छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। जिस पॉइंट पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिली है, उस पॉइंट के एक्स और वाई हमारे पास आंसर बन जाएंगे कि इन पॉइंट पर इन एक्स और वाई की इतनी क्वांटिटी इसके लिए हमारे पास क्या है, z जो है वो मैक्सिमाइज हुआ है। एंड सेम फॉर मिनिमम। और जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर किन्हीं दो पॉइंट पर हमारे को सेम वैल्यू मिल रही है,
तो इन दोनों पॉइंट को जो सी लाइन ज्वाइन कर रही होगी उस लाइन के हर एक पॉइंट पर हमारे पास क्या होगा, सेम वैल्यू मिलेगी, और उन हर एक पॉइंट पर z क्या होगा, ऑप्टिमाइज होगा। मतलब मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमाइज होगा, मिनिमाइज है तो मिनिमाइज होगा। ठीक है बच्चा लोग, तो बेटा ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का, जो हमने बहुत ही डिटेल में समझा है। ठीक है, अच्छे से समझा। आई होप आपको अच्छे से क्लैरिटी आ गई कि हमने करा क्या यहाँ पर। अब मेन बात आती है बेटा इसके अंदर कि आपके पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे वो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेनली इसमें बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन इसमें नहीं है, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उनको अच्छे से समझना है, आपको देखना है कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर एवरीवन? तो स्टार्ट करते हैं बेटा विद द क्वेश्चंस। अब बेटा क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द लीनियर कॉन्स्टेंट्स ऑफ अ एलपीपी इज कॉल्ड डैश रीजन। अब आपको बताना है कि जो कॉमन रीजन आता है, जैसे हमने बात की थी कि सारी जो इनइक्वालिटीज है, मतलब जो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको मिलाकर जो आपके पास फाइनल पोर्शन बनता है, जो फाइनल शेड रीजन बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग? फिजिबल रीजन। अब ये फिजिबल रीजन हमारे पास बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, बट यहां पर हमसे सिर्फ नाम पूछा है कि आप उस रीजन को क्या बोलते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा एलपीपी में आपके पास थ्योरी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस इसमें ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ज्यादा इसमें जो ग्राफ वाला पार्ट है बेटा, वो आपके पास एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, जो हमने एक एग्जांपल लिया भी है उस तरह से। ठीक है, बट आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा कि पूरी आप इनइक्वालिटी सॉल्व करो। तो यानी कि आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थ्योरी बेस्ड ज्यादा आने के चांसेस है, तो हम लोग वही वाले टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। देन बेटा कि द फिजिबल रीजंस फॉर द इनइक्वालिटीज। अब आपको इनइक्वालिटीज दे रखी है, एक दे रखी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव x एक्सिस हो गया, फिर है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 5। तो इसके लिए पहले हमारे को पॉइंट चाहिए होगा, और फिर हम बताएंगे कि ये टुवर्ड्स ओरिजिन या फिर अवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो अगर बेटा मैं इसके पॉइंट्स की बात करूं, तो जो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 वाली लाइन होगी, उसके लिए पहले आप x को 0 पुट करोगे तो y आ जाएगा आपके पास 5/3। फिर आप y को 0 पुट करोगे तो x आ जाएगा आपके पास 5/2। ठीक है, तो जो लाइन होगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 वाली, वो इन दोनों पॉइंट से पास करेगी, तो हमारे को प्लॉटिंग में हेल्प मिलेगी। अब अगर मैं इस इनइक्वालिटी में x और y की दोनों की जगह पर 0 0 पुट करूंगा तो ये आएगा लेस देन इक्वल टू 5। अब ये कंडीशन हमारे पास क्या आती है? ट्रू है, और ट्रू है तो हमारे पास शेड रीजन क्या होगा? टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, ये सब बात हमारे को पता है कि जो शेडेड रीजन होगा वो कहां बनेगा बेटा? हमारे पास टुवर्ड्स ओरिजिन। तो भाई जो फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर लाइन थी हमारे पास इनइक्वालिटी फॉर्म, मतलब कांस्टेंट के फॉर्म में, उससे हमारे को ये वाली इंफॉर्मेशन मिली। अब जो हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी है विच इज, अच्छा एक ही है, और दूसरा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमारे को पता है हमेशा क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। वो ऐसा कब होता है? सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास कौन से वाले उसमें लाई करेंगे। तो चलो जी इसको बना के देखते हैं पहले हम लोग। तो बेटा बिल्कुल रफ स्केच बनाना है। ठीक है, चलो हम लाइन वगैरह भी छोड़ दो, सीधा अपना रफ स्केच बनाते हैं किस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ओरिजिन। अब हमारे पास पॉइंट क्या है? पहला है x 0,5/3। 5/3 का मतलब हो गया 1.67, तो यही हमने एक पॉइंट ले लिया 5/3। ठीक है, फिर 5/2 का मतलब सबको पता है 2.5 हो गया। ये अगर 1 है, ये 2 है, तो ये 3 है, तो यहां पर आ गया हमारे पास 5/2, 0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास करेगी, अब क्योंकि यहां पर बेटा इक्वल टू है, तो ध्यान रखना अगर इक्वल टू है तो हम लोग क्या करते हैं? लाइन को डार्क बनाते हैं। इक्वल टू है तो लाइन क्या बनेगी बेटा? हमारी डार्क बनेगी, और शेड रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा, तो ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो हमसे पूछा कि जो फाइनल फिजिबल रीजन रहेगा वो कहाँ आएगा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। हालांकि हम लोग इसको देख के भी बता देते कि टुवर्ड्स ओरिजिन है और एक्स और वाई दोनों हमारे पास पॉजिटिव है, तो मतलब कंपलसरी क्या होगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। बट सिर्फ एक बार दिखाने के लिए भी, समझाने के लिए हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, बट आप बिना ग्राफ के बोल सकते हो कि जो आपके पास कंडीशन आई है वो टुवर्ड्स ओरिजिन की आई है, और एक्स भी पॉजिटिव। भाई आपके पास एक्स और वाई अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना।
फिर अगर x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, बट y क्या है, नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। फिर अगर x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है। और फिर अगर हमारे पास x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चे, तो ये कंडीशंस याद रखना, कभी कभार वो पूछ लेता है। ठीक है, जैसे सीबीएसई के क्वेश्चन में उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, बट हमने वो अपने एमसीक्यू सीरीज में कवर अप कर रखा था सेम क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द हाफ प्लेन। हाफ प्लेन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास बेटा इनइक्वालिटी बनेगी, इस इनइक्वालिटी से जो ग्राफ बनेगा हमारे पास, उस ग्राफ के थ्रू जो रीजन आएगा, उस रीजन में इनमें से कौन सा पॉइंट नहीं आएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर इस इनइक्वालिटी को अगर मैं रीजन से रिप्रेजेंट करूंगा तो जोन सा पॉइंट उस रीजन में आएगा वो उसके इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराएगा। बहुत सिंपल सी बात है ना। जैसे इसके लिए अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो x0 आएगा, x0 आएगा तो y कितना आएगा, 15/3। ठीक है, यानी कि कितना आएगा, 5। और फिर अगर y 0 आएगा तो x आएगा 15/2, है ना। जब इसको आप प्लॉट करने जाओगे भाई, 0,5 सपोज करो ये वाला पॉइंट है, 0,5, 15/2 का मतलब 7.5 हो गया, सपोज करो वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है ना, इन दोनों को ज्वाइन करके हमने लाइन बनानी है एक, बट उस बार लाइन बनेगी कैसी, डॉटेड बनेगी। अब बात आती है जी डॉटेड क्यों बनेगी हमारे पास, क्योंकि यहां पर हमारे पास सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। अब ये चीज है हमारे पास 2x प्लस 3y लेस देन 15, बिकॉज जब -15 को उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा। आप अगेन वही 0 0 पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो जो शेड रीजन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो ये इसका ओपन हाफ प्लेन आया। अब जोन सा पॉइंट आपको बताना है कि इसमें नहीं आ रहा है, इन चारों में से कौन सा पॉइंट है जो इस ओपन हाफ प्लेन के अंदर लाई नहीं करेगा। तो बेटा अगर पॉइंट लाई नहीं करेगा तो मतलब वो इस रीजन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस रीजन को सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम एक एक करके इनइक्वालिटी के अंदर पॉइंट्स पुट करके देखते हैं कि वो सेटिस्फाई करेंगे या नहीं। जो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच डज नॉट लाई। ठीक है ना। तो पहले अगर मैं बात करूं किसकी, 0,2 की, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 लेस देन 15, तो ये आ गया जी 6 लेस देन 15, तो ये तो कर रहा है जी सेटिस्फाई। फिर इस पर आ जाओ 2,1, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 लेस देन 15, ये हो गया 4 प्लस 3 7 लेस देन 15, तो ये भी ट्रू है, तो जी ये भी कर रहा है। फिर आ जाओ इस पर, तो 2 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू में 5 इज लेस देन 15, ये आ गया आपके पास 6 प्लस में 15, तो 21 इज लेस देन 15, तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो यानी ये रॉन्ग हो गया, तो यानी यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये रॉन्ग हो गया मतलब कि ये पॉइंट जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इस कंडीशन पे जो ग्राफ का पोर्शन रिप्रेजेंट हो रहा है वो उसमें लाए नहीं करेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करती है आपका एरिया, ठीक है, रीजन। अब जो पॉइंट उस रीजन में है तो उसको उस इनइक्वालिटी को वेरीफाई सेटिस्फाई करना ही होगा। ठीक है, अगर वो नहीं कर पाता तो मतलब जो पोर्शन शेड हो रहा है वो पॉइंट उसमें लाए नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा गया था। क्लियर, चलिए। इन एन एलपीपी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी हमारा z, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, नॉन लीनियर, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। आपको पता है कि जो हमारा z होता है इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। ठीक, अभी जो ये c वाला केस है जो कांस्टेंट है वो बहुत ही रेयर आता है, बट आता है क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स अगर याद हो, आपने क्लास 12th में पढ़ी होती हैं, तो उसमें प्लस सी बचता था। ठीक है, तो हम एक जनरल वे में बोलेंगे तो जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट का होता है। ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा हमारे को, यहाँ पर x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये सिंपल सी बात है कि ये हमारे को एक लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट मीन जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है, लीनियर फंक्शन होता है ऑफ वेरिएबल्स, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो आपके पास मेन पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पर आप क्या कर रहे हो, मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करो क्वांटिटीज को, वो जो आप लेट करते हो, तो मेन वेरिएबल है एक्स और वाई, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द फिजिबल रीजन, बट आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन मोस्टली हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल है। द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी इज ऑलवेज आ, ठीक है, आपके पास जो फिजिबल रीजन होता है क्या होता है, वो कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, फिजिबल रीजन डिपेंड्स ऑन एलपीपी, या फिर नन ऑफ दिस। तो हमारे पास जो बेटा फिजिबल रीजन होता है वो हमेशा क्या रहता है, कॉन्वेक्स। ये बात याद रखना है, फिजिबल रीजन हमेशा क्या रहता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है कि वो हमारे पास एक तरह से सिमटा हुआ होता है। सिमटा हुआ मतलब क्या, आप बोल सकते हैं कि वो हमारे पास एक तरह से वेल डिफाइंड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, द फिजिबल रीजन फॉर द कंस्ट्रेंट। अब बेटा इसके लिए फिजिबल रीजन बताना कि कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया। तो इस बार है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसका मतलब हमारे को पता है, ठीक है, कि ये पॉजिटिव x एक्सिस की बात हो रही है। फिर जो सेकेंड इनइक्वालिटी है हमारी वो है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। तो इसके लिए अगर हम पॉइंट्स देखें पहले, तो x 0 तो y 5, और फिर अगर y 0 तो x 5। तो यानी जो x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाली लाइन होगी वो इन दोनों पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। और ये हमारे पास ट्रू आएगा या नहीं, तो ये ट्रू आएगा, तो यानी इसका शेडेड रीजन क्या होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। क्या होगा बेटा इसका शेडेड रीजन, टूवर्ड्स ओरिजिन। ऐसे ही थर्ड इनइक्वालिटी पे आते हैं। थर्ड इनइक्वालिटी है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 5। पहले दो पॉइंट्स जिससे लाइन पास करेगी, तो x 0 तो y आ गया -5, फिर y 0 तो x आ गया हमारे पास 5, ठीक है। और इसमें 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये भी क्या आएगा हमारे पास, टूवर्ड्स ओरिजिन। तो अब एक रफ स्केच से देखते हैं जी कि y वाली कोई कंडीशन नहीं है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं, ये नहीं बताया हुआ हमारे को। अब एक रफ स्केच से बेटा चीजों को समझते हैं। ये हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम आ गया। सबसे पहले है कि x 0,5 है, तो 0,5 का मतलब यहां पर कोई पॉइंट ले लो कि भाई ये 0,5 है। फिर 5,0 x एक्सिस पर ले लो कि भाई ये हमारे पास 5,0 है। इनको ज्वाइन करेंगे हम लोग, डार्क ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एक मिनट, इसको आप डार्क ज्वाइन करेंगे बिकॉज इक्वल टू का साइन है, शेडेड रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा इसका सारा, ठीक है। अब आते हैं दूसरी इनइक्वालिटी पर। अब दूसरी जो इनइक्वालिटी है बेटा उसमें -5 तक जा रहा था y, तो हमको थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना चाहिए। तो मैं उसको दूसरे कलर से भी बना देता हूँ, ऑरेंज लेते हैं। ये पॉइंट आ गया हमारे पास -5, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये अगर -5 है तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 0,-5, ठीक है। -5 तो वो आपके पास रीजन रिप्रेजेंट करता है, बट पॉइंट क्या बनेगा, 0,-5, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है जैसे। अब इसके लिए पहले 0,-5 एक पॉइंट ये हो गया, फिर 5,0 एक पॉइंट ये हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता बेटा, ओहो, ठीक है। ये रफ लाइन बना रहे हैं हम लोग, स्केल से नहीं बना रहे, ठीक है। अब इसका रीजन भी क्या है, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो जो दोनों का कॉमन पोर्शन आ रहा है, तो दोनों का कॉमन पोर्शन आप देख सकते हैं कहां पर आ रहा है, जहां पर व्हाइट और ये ऑरेंज लाइन मिल रही है। तो यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ रहा है हमारे पास, और ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ रहा है, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पर सेकंड और थर्ड में भी तो आ रहा है, बट सेकंड और थर्ड हम नहीं लिख सकते, किसकी वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। x पॉजिटिव कहाँ होता है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे ही होता है सिर्फ, ठीक है। तो x पॉजिटिव होना चाहिए, और भैया आपके पास ये दोनों क्वाड्रेंट कवर अप करने चाहिए। तो यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आपके कवर अप हो रहे हैं, तो आपका आंसर हो गया सी। तो बेटा इस तरह से आपको सारी चीजें बना के देखनी है, ठीक है। कुछ बच्चे गलती भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये वाला क्वाड्रेंट भी ले ले, तो याद रखो यार आपको दे रखा है कि x पॉजिटिव है, तो अगर x पॉजिटिव है तो दैट मींस हमारे पास ना सेकंड क्वाड्रेंट आ सकता है, ना ही कभी हमारे पास बेटा थर्ड क्वाड्रेंट आ सकता है। ये बात दिमाग में बिठा लो। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। If the feasible region for a linear programming problem is bounded, तो आपको दे रखा है बेटा कि जो आपके पास feasible रीजन है वो क्या है, बाउंडेड है यानी क्लोज है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पास क्या होंगी बूथ, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होंगी, या सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू होगी, या मिनिमम होगी, या ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम होगी। तो बेटा चाहे आपके पास क्वेश्चन मैक्सिमाइज वाला होता था, चाहे आपके पास क्वेश्चन मिनिमाइज वाला होता है, ठीक है, अगर हमारे पास जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड है, तो हमारे को दोनों आंसर उसी में मिल जाते हैं,
ठीक है, अगर बाउंडेड है तो मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो हम लोग सबसे मैक्सिमम वैल्यू बताते थे, अगर हमारे पास बाउंडेड है और मिनिमाइज का क्वेश्चन हो तो हम सबसे मिनिमम वैल्यू बताते थे। बट अगर सेम क्वेश्चन में आप सबसे मैक्सिमाइज के लिए पूछ ले जाए तो भी आप बता सकते हो। तो दैट मीन्स अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो आप मैक्सिमम भी बता सकते हो और मिनिमम भी बता सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन अगर मैक्सिमाइज का होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप मैक्सिमम वैल्यू बताओगे। ठीक है, और अगर हमारे पास मिनिमाइज का है तो आप बताओगे मिनिमम वैल्यू क्या है। तो दैट मीन्स वो दोनों चीजें सेम आपके पास बाउंडेड रीजन से फाइंड आउट की जा सकती है। नेक्स्ट बेटा एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, अच्छा बताना कि कौन कौन सी करेक्ट है। ठीक है, कौन सी, सिर्फ एक ही करेक्ट होनी चाहिए। एवरी एलपीपी हैज एट लीस्ट वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब क्या हर एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यहां पर जो वर्ड है वो क्या है, एटलीस्ट, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन से ज्यादा होंगे होंगे, मतलब कम से कम एक का मतलब क्या हुआ, एक या एक से ज्यादा। तो हर एक एलपीपी के एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, जरूरी तो नहीं है, हो सकता है किसी में हो सकता है किसी में ना हो। ठीक है, तो ये कोई कंपलसरी बात तो है नहीं कि हर एलपीपी में आपके पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, तो यानी ये रिजेक्ट। एवरी एलपीपी हैज अ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये भी गलत, कि यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही आंसर होगा हर एक एलपीपी का। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जब हमने थ्योरी रिवाइज करी थी कि हमने बोला था कि अगर हमारे पास कभी ऐसा हो रहा है कि हमारे को जो मैक्सिमम वैल्यू है, सपोज करो एलपीपी का क्वेश्चन मैक्सिमाइज वाला था, ठीक है, आपने उसमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 2 पॉइंट्स पर सेम आ रही है, तो उस केस में हम लोग क्या लिखते थे कि जो हमारे पास क्वेश्चन जो है, जो हमारे ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो मैक्सिमाइज होगा किस पर, हर एक पॉइंट पर जो उन दोनों पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन कर रही होगी उसके ऊपर लाई करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स पर सेम वैल्यू आ रही है और वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू है या फिर वही हमारी मिनिमम वैल्यू है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा कि आपके पास उन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी उस लाइन पर जितने पॉइंट होंगे वो सब पर आपको सेम वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमाइज का क्वेश्चन तो वही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमाइज का क्वेश्चन है तो वही मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो कह रहा कि फिर इफ एन एलपीपी हैज टू ऑप्टिमल सॉल्यूशंस देन इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये बात बिल्कुल ठीक बोली है कि अगर एलपीपी में हमारे पास 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे मैं अभी एग्जांपल ही दे रहा था आपको कि आपके पास 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, तो जो लाइन उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगी उसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा, सेम मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मतलब यानी कि हर एक पॉइंट पर क्या होगा, एलपीपी मैक्सिमाइज होगी अगर मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो यानी कि उसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, अब एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स ट्राई करते हैं, इनफाइनाइट, तो दैट मींस हमारे पास इनफाइनाइट क्या होंगे उसके सॉल्यूशन होंगे, और वही ये बेटा स्टेटमेंट बता रही है। तो यानी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारी ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, A feasible region of a system of linear inequalities is said to be dash if it can be enclosed within a circle. अगर बेटा उसको सर्कल के अंदर एनक्लोज कर सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है उसको बोलेंगे हम लोग बाउंडेड रीजन है। अब वो सर्कल की शेप में हो या जो ना हो, हम उसको तब भी क्या बोलेंगे, बाउंडेड ही बोलेंगे। जान पूछ के इसने सर्कल वर्ड यूज करा ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ और ऑप्शन में भी सर्कुलर एरिया दे दिया है। ठीक है, हो सकता है कि जो आपके पास शेडेड पोर्शन आ रहा है वो सर्कुलर शेप का आ रहा है, हो सकता है। ठीक है, बट ये तो नहीं है हमारे पास कि आप उसको फिर सर्कुलर एरिया बोलोगे, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, बट उसको हर बार हम क्या बोलेंगे कि वो एनक्लोज है, यानी उसकी बाउंड्री फिक्स्ड है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो बाउंडेड है। क्या है वो, बाउंडेड है। देन बेटा इन एन एलपीपी लीनियर फंक्शन विच हैज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड अ लीनियर डैश फंक्शन। यार बिल्कुल बेसिक बात कि जिस भी चीज को आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हो उसको हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल जेड से, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो लीनियर वर्ड उसने खुद ही लगा रखा है कि हमारे चैप्टर का नाम ही लीनियर है, तो हमारे को तो और कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, हमारे लेवल पर जो इक्वेशंस आएंगी वो लीनियर इक्वेशंस या फिर इन इक्वेशंस की फॉर्म में ही आएंगी। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए हमेशा जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक लीनियर होगा। तो यहां पर आएगा एक लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, चलिए कह रहा रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, y सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि y नेगेटिव है। भाई x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन सा आपके पास क्वाड्रेंट होता है, ये अभी पढ़ा ना हमने। भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव,
थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव बट y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट हो रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है बच्चा लोग, तो बिल्कुल सिंपल चीजें आ रही है बेटा आपके पास यहाँ पर। कहता कॉर्नर पॉइंट, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन एक बेटा बहुत अच्छा आता है आपके पास इसमें, इस चैप्टर में से। बाकी सारे जो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये थोड़ा सा वर्किंग वाला हो सकता है बस, ठीक है, इसलिए ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से मिनिमम, तो वो आपके पास 101% करेक्ट होना चाहिए, कोई आपको उसमें दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कांस्टेंट्स आर दिस। तो ये बेटा आपको दे रखे हैं कॉर्नर पॉइंट्स, ये है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है? 0,10 है, 5,5 है, 15,15 है, देन 0,20 है। ठीक है, ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स है। और z आपको दे रखा है px प्लस क्यू वाई, और p और q दोनों बोला हुआ है कि पॉजिटिव है। ठीक है, दे रखा है कि p और q ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो पॉजिटिव है। कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट 15,15 एंड 0,20। मतलब दो पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, किस किस पर? 15,15 पर और 0,20 पर। भाई हमने यहाँ पर 0 पुट करा, 10 पुट करा, बड़े ध्यान समझना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? x0 y10, तो z आ जाएगा किसके इक्वल? 10q। ठीक है, फिर x भी 5 y भी 5, तो z किसके इक्वल आ गया? 5p प्लस 5q के। x भी 15 y भी 15, तो z आ गया आपका 15p प्लस 15q। फिर आपके पास 0,20 है, तो z में आ गया आपके पास x की जगह पर 0, y की जगह पर 20, है ना। अब आपको क्या बोला है कि आपको इन दोनों पॉइंट पर क्या मिल रही है? मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब बेटा अगर आपके पास दो अलग अलग पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। वो मैक्सिमम तो होगी होगी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है, बट ये दोनों वैल्यूज भी आपस में क्या होंगी? सेम होंगी, बिकॉज दोनों क्या शो कर रही है? सेम मैक्सिमम वैल्यू। क्या शो कर रही है? सेम मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो मेरे पास 15 प्लस 15q वाली मैक्सिमम वैल्यू थी, वो इक्वल आएगी 20q के। वो इक्वल आएगी 20q के। अब इसमें हमने क्या करा, ये बना 15p इक्वल टू 20q, इसको उधर भेज दिया, ये हो गया माइनस 15q। तो 15p हमारा इक्वल आ गया किसके? 5q के। 5 1 जा 5 3 जा, तो 3p इक्वल टू q आ गया मेरे पास। क्या आ गया? 3p इज इक्वल टू q। तो अगर मैं यहां पर ऑप्शन देखूं मेरे पास, तो ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। तो हमारे पास बेटा यहां पर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो दे रखी है वो दो पॉइंट्स पे दे रखी है। तो सिर्फ इसका मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंट पे जो भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन के बाद x और y की वैल्यूज के बाद जो वैल्यूज आ रही है z की, वो दोनों आपस में क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तभी तो सेम हो सकती है जब दोनों सेम हो, वरना अगर इनमें से एक अलग हो जाती तो ऑब्वियस सी बात है, एक ज्यादा होती तो एक कम होती। अब वो कोई सी भी ज्यादा हो सकती थी, कोई सी भी कम हो सकती थी, बट फिर आप दोनों को तो आप सेम मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोल सकते थे ना। अब मैक्सिमम वैल्यू दोनों को बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। ऐसे अगर बोला जाए कि मिनिमम वैल्यू है दो, तो यानी तब भी दोनों क्या रहेंगी? सेम। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन आपके पास एलपीपी से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सीयूटी एग्जाम के लिए, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपने समझना था। क्लियर? चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी बेटा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो अगर आप देख रहे हैं बेटा इस चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है, ये बहुत छोटा चैप्टर रह जाता है अभी आपके पास, अगर मैं सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव वे में देखें तो फिर भी इसमें काफी चीजें हैं, बट वो आपके पास अब आनी ही नहीं है। ठीक है, सीयूटी की फॉर्मेट में आना है आपके पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्मेट में, तो सबसे इजीएस्ट चैप्टर आपके पास ही बनता है। ठीक है, और सेक्शन ए में है, कंपलसरी है। उसके अलावा सेक्शन B1 ना में है ना सेक्शन B1 में है, ना सेक्शन B2 में है। तो दैट मीन्स आपके पास सिर्फ सेक्शन ए के लिए उसको प्रिपेयर करना है, और वो भी आपको थ्योरी ज्यादा प्रिपेयर करनी है इसमें। ठीक है, या फिर जो हमने पिछला क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 12, उस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? फॉल्स मतलब गलत है। पहला कह रहा है कि द मैक्सिमम या फिर मिनिमम सॉल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब z की मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू ऑकर्स एट द वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन।
ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारे पास वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन, अच्छा वर्टेक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, ये कॉर्नर पॉइंट्स, वर्टेक्स का मतलब क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, कॉर्नर पॉइंट्स। तो हाँ अब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि आपको जो भी z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो कॉर्नर पॉइंट से तो मिलेगी, तभी तो कॉर्नर पॉइंट मेथड होता है हमारे पास वो। क्या आपने कॉर्नर जो अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने किया था, ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं और इन्हीं में से ही हो सकता है एक पर या फिर एक से ज्यादा पर आपको क्या मिले, आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या है कि द मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, बिल्कुल ठीक है कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू z की आपको कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलेगी। तो यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हुई, तो ये मेरा आंसर नहीं हुआ, बट ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, हम ऐसे करेक्ट करेगा, मैं लिख देता हूँ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। द फिजिबल रीजन इज ऑलवेज अ कॉन्केव रीजन। अब ये गड़बड़ है, अभी हमने पीछे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा है कि बाउंडेड है तो वो हमारे पास क्या रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर आ गया, बिकॉज ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है। अगर आप बाकी की भी देखना चाहे, चलो ये तो नन है, एक बार सी को पढ़ लेते हैं, श्योरिटी हो जाएगी कि इफ टू कॉर्नर पॉइंट्स प्रोडक्ट produce the same maximum or minimum value of the objective function, then every point on the line segment joining these points will also give the same maximum or minimum value। हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास एक से ज्यादा पॉइंट पर आपके पास क्या आ रही है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो जो लाइन उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी उस लाइन के हर एक पॉइंट पर आपको आपको जो z है वो ऑप्टिमाइज मिलेगा, मैक्सिमम में तो मैक्सिमाइज मिलेगा, मिनिमम में तो मिनिमाइज मिलेगा। और सबकी जो वैल्यूज आएगी किसी भी पॉइंट पर उस लाइन के ऊपर से आप उठा लेंगे, अननोन कोई भी पॉइंट उठा लो, वो सेम आंसर देगा जो सेम मैक्सिमम वैल्यू या सेम मिनिमम वैल्यू आपको कॉर्नर पॉइंट से मिल रही थी। ठीक है, तो यानी जो बी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है हमारी। फिर कह रहे हैं इन डिफाइनिंग ऑफ एन एलपीपी इफ m स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट, ध्यान समझना, m क्या है, m है आपके पास नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स का मतलब हो गया बेटा कि आपके पास इनइक्वालिटीज कितनी है, आपके पास इनइक्वालिटीज कितनी, कंस्ट्रेंट्स मतलब इनइक्वालिटीज कितनी है। एंड n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जैसे x और y हम जो लेट करते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि क्या m और n इक्वल होने चाहिए, मतलब जितने इनइक्वालिटीज है उतने ही वेरिएबल होने चाहिए। हमें पता है हम लोग ग्राफ पे बना रहे हैं, ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हमारे लेवल पर क्या है, ग्राफिकल मेथड ही है। और बेटा ग्राफिकल मेथड का मतलब हो गया कि आपके पास दो ही वेरिएबल हो सकते हैं, एक्स और वाई। अब उन दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम कितनी इनइक्वालिटीज चाहिए, दो। मिनिमम कितनी इनइक्वालिटीज चाहिए भाई, दो वेरिएबल है ना। अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है अगर टू वेरिएबल्स की, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, आप उससे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आप नया नया पॉइंट पुट करते जाओ, आपको वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो तो एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। आप जब पॉइंट पुट कर रहे हो तो दैट मींस कोई ना कोई वैल्यू तो आपको उस लाइन पर मिलेगी मिलेगी। बट अगर आपके पास दो लाइंस हैं तो वो आपस में चाहे इंटरसेक्ट करें, चाहे आपस में वो कंबाइन करके जो भी एरिया बनाए, चाहे पैरेलल हो जाए चाहे जो भी हो, तो उनका जो आपस में रिलेशन होगा वो हमारे पास मिलना शुरू हो जाएगा। यही अगर तीन हो तो और एक्यूरेट मिलने लगा, चार हो तो और छोटा मिलेगा, मतलब छोटा मतलब एक्यूरेट मिलेगा आपके पास। तो जितनी ज्यादा होती जाएंगी आपके पास इनइक्वालिटीज यानी कि कंस्ट्रेंट्स, उतने ही उन दो वेरिएबल का आंसर एक्यूरेसी से मिलना शुरू हो जाएगा। तो यानी जो m है वो हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए। m क्या होना चाहिए, हमेशा आपका ग्रेटर या फिर इक्वल टू n होना चाहिए। नेक्स्ट है कि लेट r बी द फिजिबल रीजन फॉर अ एलपीपी एंड लेट z इक्वल टू ax प्लस by बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है जी, इफ r इज बाउंडेड, r को बाउंडेड कर दिया जी, ठीक है, then the objective function z has both maximum and minimum value। ठीक, ये हम लोग शायद सेम क्वेश्चन कर चुके हैं बट डिफरेंट फॉर्म में। हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना एक, ठीक है, सेम क्वेश्चन था, यहाँ पर बस पूछने का तरीका अलग था कि इसमें भी क्या था, हमारे पास एक मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। फिर आ जाओ बेटा कि देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन एक और मिल गया हमारे को कि जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो आपको दे रखे हैं इस बार, ठीक है, बिल्कुल सेम वे में चलेगा ये भी। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है बेटा हमारे पास, 0,3 है, फिर 1,1 है, फिर 3,0 है। और जो z है जिसको आपने ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से मैक्सिमाइज करना है, उसकी वैल्यू वैसे ही पी एक्स प्लस क्यू वाई है। पी कॉमा क्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब पी और क्यू दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है।
तो आपके पास इस बार जो मैक्सिमम वैल्यू है वो z की कहां पर है, 3,0 पर और 1,1 पर। इन दोनों पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, मतलब इन दोनों पर आपको सेम वैल्यू मिल रही है, मतलब इन दोनों पर आपको सेम वैल्यू मिल रही है। पर वैल्यूज क्या है वो निकाल लेते हैं। 0,3 का मतलब आप x की जगह पे 0 और y की जगह पे 3 पुट कर दो, तो ये बन गया बेटा 3q। 1,1 का मतलब x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, तो ये p प्लस क्यू। 3,0 का मतलब x की जगह पर 3 और y की जगह पर 0। अब इन दोनों से मुझे क्या मिल रही है, सेम मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो p प्लस क्यू है वो इक्वल हो गया 3p के, उसको उधर भेजो। ये हो गया 3p माइनस p, तो q किसके इक्वल आ गया, हमारा q इक्वल आ गया 2p के। किसके इक्वल आ गया q हमारे पास, 2p के। ठीक है, और ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो q इक्वल टू 2p, हाँ ये ध्यान से मैं इसको मार्क करने लगा था भाई, q इक्वल आना चाहिए 2p के। ठीक है, तो यहां से ये 2p इक्वल टू q आएगा, तो यानी ये ऑप्शन मेरे पास बिल्कुल करेक्ट है। तो बिल्कुल ध्यान से समझ के, ठीक है। द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी हैज दिस, तो एक बार पहले ग्राफ इसका देख लेते हैं। तो उसके लिए पहले पॉइंट्स देखेंगे। अगर तो मैं अगर x को 0 पुट करूंगा तो y आएगा 2, मैं अगर y को 0 पुट करूंगा तो x आएगा मेरे पास 3। ठीक है, और ये 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 6, तो यानी ये अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या बोला है कि इस हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन। ये तो गलत हो गया, ये साफ दिखाई दे रहा है कि यहां से जो शेडेड रीजन आ रहा है, जो फिजिबल रीजन आ रहा है, वो आपका क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है वो ओरिजिन तो कंटेन करेगा नहीं। हाफ प्लेन दैट नाइदर कंटेन्स ओरिजिन नॉट द पॉइंट्स ऑफ द लाइन दिस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई जो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का मतलब होता है कि जो लाइन के ऊपर पॉइंट्स है वो भी इंक्लूड कर देता है, इसलिए हम जो लाइन बनाते हैं वो डार्क बनाते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन है, तो अगर आप इसका ग्राफ याद भी, अगर आप याद से बनाओगे भी, ठीक है, वैसे नहीं बनाने से भी हमारा काम तो यहाँ पे हो गया है क्वेश्चन का, बट अगर आप समझने के लिए बनाओगे भी तो ये 0,2 हो गया और ये 3,0 हो गया, सपोज करो। ठीक है, इनको हमने ज्वाइन करा, तो इनको ज्वाइन कैसे करेंगे हम लोग, डॉटेड करेंगे। क्यों डॉटेड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू का साइन है ही नहीं, और ये हमारे पास क्या है, टूवर्ड अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो ये वाला सारा पोर्शन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो यानी कि ये हमारे पास सही है कि ना तो उसमें हाफ प्लेन आएगा, ठीक है, कौन सा जिसके अंदर ओरिजिन है, नहीं आ रहा हाफ प्लेन, उसके अपोजिट जा रहा है, और ना ही जो लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है, वो इंक्लूडेड है। अब क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है इसलिए तो हमने लाइन डॉटेड बनाई है, तो यानी दोनों चीजें हमारे पास वेरीफाई हो रही है, तो ऑप्शन बी मेरे पास आंसर है। बट एक बार हम और भी पढ़ लेते हैं कि क्या होल एक्सो वाई मतलब कंप्लीट एक्सो वाई प्लेन, मतलब पूरा जहां पे ग्राफ बना रखा है क्या वो पूरा हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा है, नहीं कि भाई ये तो इस लाइन के सिर्फ ऊपर ऊपर वाला हिस्सा ऑक्यूपाई करेगा, नीचे वाला तो कभी करेगा ही नहीं, तो ये भी गलत। फिर कह रहे हैं कि वो एंटायर एक्सो वाई, अच्छा एंटायर एक्सो वाई प्लेन वाला ये हो गया, होल एक्स वाई प्लेन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन, मतलब पूरा आपके पास करेगा बट इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स नहीं करेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ वही करेगा जो उसके पास इस कंडीशन से आंसर मिलेगा। ठीक है, टुवर्ड्स ओरिजिन तो ओरिजिन कंटेन करेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन तो मतलब ओरिजिन कंटेन नहीं करेगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात। द फिजिबल रीजन इज द सेट ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाई। अच्छा, फिजिबल रीजन क्या होता है कि जो सेटिस्फाई करता है किसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, जेड को सेटिस्फाई करता है। नहीं जी, जेड को तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो जेड को सेटिस्फाई करने की बात ही नहीं हुई। सम ऑफ द गिवन कंसेंट, कि जो हमारे पास कंडीशंस होती है इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है, उनसे फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना ग्राफ प्लॉट करके, अगर एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज है फिर उनका कॉमन रीजन ढूंढ के, फिजिबल रीजन इसको बोलते हैं, फिर हम आंसर निकालते हैं। तो वो पूछ रहा है कि क्या वो फिजिबल रीजन है वो सिर्फ कुछ कॉन्स्टेंट से बनाया जाता है, नहीं, उसके अंदर तो जितने कॉन्स्टेंट होते हैं, जितनी इनइक्वालिटीज होती है, उन सब का जो कॉमन आंसर आता है उसी को बोलते हैं हम लोग फिजिबल रीजन। तो यानी फिजिबल रीजन में क्या है, वो सारे आपके पास कॉमन पॉइंट्स है जो गिवन कंडीशन से क्या है, सेटिस्फाई होते हैं। जितने भी सारी कंडीशंस गिवन है इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज, उसको वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसको वो सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो फिजिबल रीजन का मतलब जो सारी गिवन इनइक्वालिटीज है, ठीक है ना, उनके इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट्स, उन सब का जो कॉमन पोर्शन बनेगा, दैट इज द फिजिबल रीजन। ठीक है, चलिए अब आपको बेटा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है कि आपको एक ग्राफ दे रखा है, ये इसका पूरा फिजिबल रीजन है, ये वाला,
ये इसका पूरा फिजिबल रीजन है, ठीक है। और ये कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं अगर नाम दे दूं कॉर्नर पॉइंट्स को तो ओ, ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। ये आपको कॉर्नर पॉइंट्स के मैंने नाम लिख के दे दिए। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको बोला हुआ है कि जो z है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो है 2x प्लस 5y, ठीक है, वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो आपको बताना कि मैक्सिमम वैल्यू z की कब आएगी, ठीक है। तो एक एक करके पुट करके देख लेते हैं। 5 0 पर z कितना आएगा, x 5 y 0, तो यानी 10। 0 8 पर x 0 y 8, तो ये 40। 4 10 का मतलब x 4 4 2 जा 8 प्लस y 10 प्लस 50, ये हो गया 58। फिर x 6 y 8, तो 6 2 जा 12 और ये 8 8 5 जा 40, तो ये आ गया हमारे पास 52। तो यानी हमारे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब आई हमारे पास 4,10 पर। मैक्सिमम वैल्यू कब आई हमारे पास 4,10 पर। तो बस इससे सिंपल बात क्या होगी बेटा, ठीक है। फिर लेट z इज इक्वल टू में आपके पास है 3x माइनस वाई। इस बार ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो आपसे पूछा कि मिनिमम वैल्यू कब है। तो अगेन बेटा एक एक करके पुट करना शुरू कर दो। z हो गया 0, x 6 6 3 जा 18 माइनस वाई यानी कि 8, कितना आ गया 10। 4,10 का मतलब हो गया x 4 4 3 जा 12 माइनस वाई 10 यानी कि 2, और 0,8 का मतलब हो गया z इक्वल टू x 0 और y 8, तो यानी माइनस 24। अब हमसे क्या पूछा कि सबसे मिनिमम वैल्यू, तो जी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है हमारे पास, ये नेगेटिव में आ रही है, तो ये मेरा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई बात समझ में बेटा सबको। सेम आपको वो आप पॉइंट दे रखा है और आपसे काम करवा रहा है, कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से बिल्कुल। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि लेट z इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। इस बार z किसके इक्वल है 2x माइनस 3y, ठीक है। आपको बताना किसका, इस भी एक बढ़िया क्वेश्चन है कि सम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। आपको मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, बट आंसर में क्या आना है, उन दोनों का सम। सिर्फ अलग अलग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के बता देना, उनको ऐड भी करना है और वही आंसर है हमारा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझते हैं। अब जो हमारे पास पहले सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा करो। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास देखो z क्या है, चलो वो तो वही करना पड़ेगा। पहले है 0 0, इसको छोड़ दो कि मैक्सिमम पूछा है आपसे। तो a हो गया हमारे पास 0 8, b हो गया 4,10, a हो गया 0,8, ठीक है। b हो गया हमारे पास, b कितना था, एक ओरिजिन भी रख लो 0,0। b है हमारे पास 4,10 और c है 6,8। b is 4,10 and c is 6,8, ठीक है। and d is 6,5 and e is 5,0। d is 6,5 और e is 5,0। ये इतने सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब इनके ऊपर एक एक करके z की वैल्यू निकालते हैं। ये z है हमारे पास, तो ये तो पहले तो z 0 ही आ गया। ये देखो x 0 y 8, तो ये माइनस 24 हो गया। x 4, तो यानी z 8 और माइनस 30 माइनस 22, ठीक है। देन 6,8 z इक्वल टू में 12 माइनस में 24, तो यानी ये आ गया माइनस 12। z कितना आ गया भाई हमारे पास 2x यानी कि 12 माइनस में 15 यानी माइनस 3, ठीक है। और लास्ट वाला है z 5,0, तो इससे आ जाएगा x5, तो यानी कि 10, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि सम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले अगर आप इसमें देखेंगे ध्यान से, तो सबसे बड़ी वैल्यूज कौन सी, बड़ी वैल्यू कौन सी आई है हमारे पास, ये मैंने गलत लिख दिया, ये z 5 2 10 है। तो अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू पूछूंगा तो बेटा वो ये हो जाएगी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। और सबसे मिनिमम अगर आप इसमें देखोगे तो वो ये वाला है -24, सॉरी मिनिमम सबसे छोटा, हाँ ये है -24 ही है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है -24, ये मिनिमम वैल्यू होगी। अब आपसे इनका सम पूछा है,
तो सम का मतलब 10 प्लस माइनस 24। तो सम कितना आ गया जी हमारे पास? 10 प्लस माइनस 24, तो यानी कि -14। ठीक है, तो डी हमारा आंसर आ गया। तो बड़ा ध्यान से समझ के चलना था बेटा, क्वेश्चन तो इजी है, बट कई बार आपको वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं होता इसमें। ठीक है बेटा, तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेटा विद दिस क्वेश्चन हम लोग अपनी जो वन शॉट सीरीज है एलपीपी की वो यहीं पर एंड करते हैं। आपने बड़ा अच्छे से समझा है कि इस चैप्टर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, जो टेक्नोलॉजीज थी इसमें, ठीक है, जो टर्मिनोलॉजीज थी और जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे, वो आपने अच्छे से समझ लिए। फिर क्वेश्चंस के थ्रू बेटा उनको पक्का भी कर लिया। ठीक है, आपने देख लिया कि जो जो कॉन्सेप्ट आपने टेक्निकल जो पॉइंट सीखे थे, ठीक है, वो कैसे क्वेश्चंस की फॉर्म में आए हैं। तो विद दिस बेटा इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपसे ग्राफ तो बनवाएगा नहीं, और अगर ग्राफ दे रहा है उसके बाद तो बहुत ही मिनिमम काम रह जाता है कि कॉर्नर, जब क्योंकि ग्राफ दे दिया तो मतलब कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब कई बार क्या हो सकता है कि कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं, कई बार कॉर्नर पॉइंट्स नहीं दे रखे। अगर कॉर्नर पॉइंट्स नहीं दे रखे तो हम उसको जो इक्वेशंस है आपस में सॉल्व करके, जैसे आप लोग सीबीएसई में करते थे, वो कर सकते हो। वरना सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि ऑप्शंस का ही यूज करो। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा इस चैप्टर के अंदर क्या बोलते हैं काफी रहेगा। अगर आप अच्छे से को समझ लो, सारी जो थ्योरी बताइए वो अच्छे से रिवाइज कर को दिमाग में रखो, और क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो,